हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। अभी तक हमने पिछले वीडियो सीरीज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की डिटेल पढ़ी थी। आज अपन नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो वी फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एलिमिनेशन रिएक्शंस एक्चुअली आर। एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, रिमूव करना। रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में एक ही मॉलिक्यूल में से हम कुछ पर्टिकुलर एटम्स या ग्रुप्स को रिमूव कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहेंगे? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम एक सबस्ट्रेट में से कुछ एटम्स या ग्रुप्स को रिमूव कर रहे हैं। इसका मतलब उनके जो बॉन्ड्स हैं उनकी क्लीवेज करवा रहे हैं, तभी वो ग्रुप्स हटेंगे। बॉन्ड क्लीवेज के लिए वी रिक्वायर एनर्जी, सो द एलिमिनेशन रिएक्शंस आर जनरली सपोर्टेड बाय हाई टेम्परेचर and also mostly the presence of base is also helpful for the elimination reaction to take place. एलिमिनेशन रिएक्शंस में सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। केवल ब्रॉड कैटेगरीज अपन बात कर लेते हैं, कितनी तरह के होते हैं। ब्रॉडली 3 तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस हम बताते हैं। द फर्स्ट वन इज अल्फा अल्फा एलिमिनेशन और सिंपली अल्फा एलिमिनेशन। सेकेंड इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन और सिंपली बीटा एलिमिनेशन। एंड द थर्ड इज इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ ईच। फर्स्ट वन इज अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। 2 बार अल्फा की जगह हम सिंपली इसे अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं या 1-1 एलिमिनेशन भी कहा जाता है। 1-1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 एटम्स या ग्रुप्स रिमूव होते हैं फ्रॉम द सेम कार्बन एटम which you specify as 1 carbon atom. So 2 atoms or groups are removed from the same carbon atom. This is alpha elimination. Example अपन ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। इसको हम अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, what happens is इस CHCl3 में से एक H और एक Cl, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव रिमूव हो जाते हैं एज HCl। तो बचता क्या है? We are left with CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। अल्फा एलिमिनेशन से स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बीन। सिमिलरली अपन एक और एग्जांपल देख सकते हैं CH2N2। When you heat this molecule strongly, the N2 is eliminated. N2 मॉलिक्यूल हट गया, पीछे क्या बचा? CH2 कार्बीन। कार्बीन इज नॉट स्टेबल, इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अल्फा एलिमिनेशन से जनरली रिएक्शन इंटरमीडिएट ही बनते हैं। अल्फा एलिमिनेशन अपने आप में केवल ये रिएक्शन नहीं होता है, फिर ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ये फर्दर किसी न किसी और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें अपन फॉर्मेशन देख सकते हैं डाइक्लोरोकार्बीन की किस तरह से हुई। क्लोरोफॉर्म को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में जब हीट किया तो दिस OH नेगेटिव कैन वेरी इजीली एक्सट्रैक्ट दिस एसिडिक हाइड्रोजन CHCl3। कार्बन से जुड़े हुए हैं 3-3 क्लोराइड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। एज अ रिजल्ट ये जो CH बॉन्ड है ये वीक रहेगा, H कैन बी वेरी इजीली रिमूव्ड एज H पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव फर्स्ट रिमूव दिस H पॉजिटिव एंड वी गेट दिस एनायनिक स्पीशीज। इस एनायनिक स्पीशीज में से एक Cl नेगेटिव एलिमिनेट हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विथ CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। अब इसको अपन देखते हैं कि किस तरह से कार्बीन्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। We'll just take a few examples. ROH अल्कोहल है, इसका हमने रिएक्शन कराया विद CH2N2 एट हाई टेम्परेचर। तो वी नो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? CH2N2 this will undergo elimination, alpha alpha elimination or 1-1 elimination leading to the formation of CH2 carbene, and this carbene will then get inserted in this alcohol molecule and as a result you will get ROCH3. Similarly RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड को आप CH2N2 के साथ हीट करें, अगेन यहाँ पहले अल्फा एलिमिनेशन होकर क्या बनेगी? कार्बीन, और उस कार्बीन का फिर इस OH के बीच में क्या होगा? इंसर्शन। एज अ रिजल्ट यू विल गेट RCOOCH3। Another example can be phenol also. फिनॉल को भी आप CH2N2 के साथ हीट करें,
Initially वही CH2N2 will undergo alpha-alpha elimination or 1,1 elimination forming carbene, and this carbene will then get inserted on the phenol molecule. As a result you will get anisole. ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल्स 1,1 elimination के. अल्फा बीटा एलिमिनेशन इज द सेकेंड टाइप ऑफ एलिमिनेशन. अल्फा बीटा एलिमिनेशन या हम इसे सिंपली बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं या 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं. नाम से ही पता चल गया 1-2 एलिमिनेशन, यानी 1 कार्बन से एक ग्रुप निकलेगा तो सेकेंड कार्बन से दूसरा ग्रुप निकलेगा या एटम निकलेगा. एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है, दो एडजेसेंट कार्बन एटम से कुछ एटम्स या ग्रुप्स रिमूव हो रहे हैं. एज अ रिजल्ट उन दोनों एडजेसेंट कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा. This is the most common type of elimination which takes place. इसका दो अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं. जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम से अपने ग्रुप्स रिमूव हो रहे हैं तो एलिमिनेशन के मैकेनिज्म्स E1 और E2 होते हैं. डिटेल में मैकेनिज्म अपन नेक्स्ट स्टेप में फर्दर कंटिन्यू करेंगे. द थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमिनेशन इज इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन. इसका भी मैकेनिज्म रहता है EI मैकेनिज्म. इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन में क्या होता है, इसमें बेस की प्रेजेंस एक्सटर्नली रिक्वायर्ड नहीं होती. जो लीविंग ग्रुप होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, उसमें एक लीविंग ग्रुप है. दिस लीविंग ग्रुप इटसेल्फ पोजेसेस एटलीस्ट अ लोन पेयर so that it can extract the hydrogen atom from some other part within the same molecule. तो हमें एक्सटर्नल बेस की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहती. विद इन द सेम मॉलिक्यूल लीविंग ग्रुप हटता है और उसके साथ ही आपका हाइड्रोजन एटम भी रिमूव होता है. दोनों एटम्स या दोनों ग्रुप्स एक ही मॉलिक्यूल में से रिमूव हो जाते हैं. After the classification or the types of eliminations कौन कौन से होते हैं, we next move on to the mechanism of elimination. मैकेनिज्म में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वील स्टार्ट ऑफ विद दैट. बीटा एलिमिनेशन में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बेसिक डेफिनेशन दे चुके हैं कि लीविंग ग्रुप अल्फा कार्बन एटम से रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा. सो वन ग्रुप फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड वन ग्रुप फ्रॉम द बीटा कार्बन विच आर द टू एडजेसेंट कार्बन और द विसिनल कार्बन, उनसे रिमूव होंगे. एज अ रिजल्ट इस अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड अराइजेस. इस बीटा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म बेसिकली दो अलग अलग होते हैं. वी हैव E1 मैकेनिज्म एज वेल एज E2 मैकेनिज्म. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म जो डिस्कस करेंगे, दैट इज E2 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर. E2 एलिमिनेशन का एक क्लासिकल एग्जांपल है डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. डिहाइड्रो हैलोजनेशन क्या होता है, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो कम्स फॉर हाइड्रोजन एंड हैलो कम्स फ्रॉम हैलोजन. तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड. अब हाइड्रोजन कहां से जाएगा, अल्फा कार्बन से, और हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, बीटा कार्बन से. एज अ रिजल्ट अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. तो बेसिक रिएक्शन अपन देख सकते हैं, ये एल्काइल हैलाइड RCH2CH2X. दिस हैलोजन इज अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन एटम और इस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है. जब आप इसे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी बेस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, KOH एक्सेट्रा विच यील्ड OH नेगेटिव आयंस. तो या तो हाइड्रोक्सिल आयंस हो सकते हैं बेस, या फिर NaNH2 बेस हो सकता है, या फिर अल्कोहलिक KOH कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ बेस. अंडर दिस कंडीशन जब हम इसको हीट करते हैं एल्काइल हैलाइड को, अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा. As a result, we will get the alkene as the product. ये तो हो गया हमारा बेसिक रिएक्शन. अब मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है E2. मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि RCH2CH2X को हम बेस की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं. ये बेस इट इज इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर. दिस विल गो एंड अटैक द बीटा हाइड्रोजन एटम. Why? Because this beta hydrogen can be easily removed as acidic H+. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है
ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करता है, एज अ रिजल्ट ये CH बॉन्ड वीकर हो जाता है। तो दैट इज व्हाई दिस H कैन बी रिमूव्ड इजीली एज H+। तो द बेस कम्स एंड अटैक्स द बीटा हाइड्रोजन एटम। तो क्या होगा, बीटा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है। साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे अल्फा कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड भी ब्रेक होने लगता है। ये जो स्टेट बना, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड का टूटना, बीटा हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटना, ये दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूट रहे हैं। एज अ रिजल्ट फाइनली एल्कीन बन जाता है। द H पॉजिटिव इज टेकन अप बाय द बेस एंड H नेगेटिव इज रिमूव्ड एज सच। अब मैकेनिज्म कैसे है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, देयर आर नो डिफरेंट स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इस रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो यही पर्टिकुलर स्टेप इसका क्या हो जाएगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो स्पीशीज इन्वॉल्व है, हमारा एल्काइल हैलाइड भी और बेस भी। तो सिंस बोथ आर इन्वॉल्व in the rate determining step, that is why we say the reaction is bimolecular reaction. Further, इस reaction की rate अगर हमें बतानी है, तो the rate constant expression is rate is equal to K into concentration of Rx into concentration of base, क्योंकि दोनों involved है ना, इसलिए। Therefore, क्योंकि rate of reaction depends upon the concentration of alkyl halide as well as the base, दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्दर, रेट ऑफ E2 किस पे डिपेंड करेगी, किन किन फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन, कब रिएक्शन फास्टर होगा, कब रिएक्शन स्लोअर होगा, दैट इज गवर्न्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, द रेट ऑफ E2 रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट अगर रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा स्टेबल होगी तो आसानी से बनेगी, रिएक्शन फास्टर होगा। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, उसका ईज ऑफ फॉर्मेशन भी उतना कम होगा, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। फर्दर, रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन, प्रोडक्ट जो बन रहा है। जितना ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, उतना जल्दी बनेगा, रिएक्शन फास्टर होगा। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, रिलेटिवली कम हो जाएगी। द रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस ऑल्सो। वाई, क्योंकि हम देख रहे हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या हो रहा है, ये बेस अटैक कर रहा है बीटा हाइड्रोजन को। तो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना रेडिली अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्टर हो जाएगी। बेस अपन ने कॉमन बेसिस कुछ एग्जांपल लिखे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी हमें आइडिया होना चाहिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हियर इज NaNH2। NaNH2 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। उससे रिलेटिवली वीकर बेस होगा एल्कोक्साइड आयन एंड द वीकेस्ट बेस विल बी द हाइड्रोक्सिल आयन। व्हाई, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है, अटैकिंग एटम ये है, तो दिस it is less electronegative, nitrogen is relatively less negative, so it attacks more readily. इसके अलावा एल्कोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयंस को कंपेयर करें, या दोनों पे ही अटैकिंग एटम क्या है, O नेगेटिव आयन, दोनों पे ही ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण इस O पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है। एज अ रिजल्ट दिस अटैक्स मोर रेडिली, इट इज स्ट्रॉन्गर बेस, जो कि हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी एक आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है कि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल इज ROH, अल्कोहल और KOH मिक्स किया तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन, ROH और KOH मिलकर क्या बनाते हैं, RO नेगेटिव आयन, एल्कोक्साइड आयन। Alkoxide ion is the specific reagent for dehydrohalogenation by E2 elimination mechanism. तो अगर आपके रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड दे रखा है रिएक्टेंट
एरो पर अगर एल्कोहलिक केओएच दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे एल्कीन में एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट मोर देन वन डिफरेंट एल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड। एक से ज्यादा अलग अलग बीटा हाइड्रोजन होंगे तो उससे अलग अलग एल्कीन्स बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। इन दैट केस मेजर प्रोडक्ट कौन सी एल्कीन रहेगी? द मेजर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ सेडजेफ एल्कीन, और वो कौन सी होती है? द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। Always the alkene which will have greater number of alkyl groups substituted will be formed in the major amount. इस पॉइंट को अपन एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। एग्जाम्पल अपन ये लेते हैं CH3 CH CH3 CH8 CH3, दिस इज द मॉलिक्यूल वी हैव टेकन। यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, इससे जुड़ा हुआ है हैलोजन। अल्फा के इस तरफ भी एक कार्बन एटम है, अल्फा के इस तरफ भी एक कार्बन एटम है, तो दोनों ही क्या हो गए? बीटा कार्बन एटम। और अगर इन दोनों बीटा कार्बन एटम से आप बारी बारी हाइड्रोजन हटाएंगे तो दो डिफरेंट एल्कीन्स बनेंगी एज प्रोडक्ट। जैसे कि आप इस अल्फा और इस सेंट्रल बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे, अल्फा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड यहाँ पर, दिस विल बी द प्रोडक्ट एल्कीन। वेयरएज अगर इस टर्मिनल मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन और हैलोजन ये एलिमिनेट होंगे तो दिस विल बी द प्रोडक्ट एल्कीन फॉर्म। तो ये क्या है? दो अलग अलग एल्कीन्स हैं। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? विच विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होंगे वो एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगी। हम देख लेते हैं इस पहले प्रोडक्ट में, यहाँ पे ये दोनों कार्बन एटम्स डबली बॉन्डेड है। इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन से भी एक मिथाइल ग्रुप, तो टोटल कितने मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है डबल बॉन्डेड कार्बन से? 3। देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। जबकि इस दूसरे प्रोडक्ट में आप देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स हैं, जबकि यहाँ पर एक आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो देयर इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी हो गई? ये। इसी को हम कहते हैं सेडजेफ एल्कीन। This will be formed as the major product, जबकि दूसरी एल्कीन माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगी and this is called as the Hofmann एल्कीन। अब ये सेडजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट ये क्यों है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जबकि हॉफमैन एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या है? रिलेटिवली कम है। अब स्टेबिलिटी किस चीज से देखेंगे हम? यहाँ पर ओपन चेन कंपाउंड है, पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। इस पर आप देखेंगे टोटल 1, 3, 6 and 9, there are 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब डबली बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन एटम अल्फा कहलाएंगे, है ना? तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के नेक्स्ट कार्बन ये और ये तीनों अल्फा कार्बन एटम्स हैं, तीनों से 3-3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे? 9 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेंगे। जबकि इस दूसरे मॉलिक्यूल में आप देखें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स ये हैं, अल्फा कार्बन सिर्फ एक, इस पर हाइड्रोजन सिर्फ एक, तो देयर इज ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन एटम विच विल स्टेबलाइज इट बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइजेशन किसका है? सेडजेफ एल्कीन का। और जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वही हमेशा मेजर क्वांटिटी में बनेगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। वी टेक अनदर एग्जाम्पल, दिस क्लोज्ड रिंग, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इस पर आपके दो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है और एक कार्बन जिस पर मिथाइल ग्रुप है उसी पर आपका ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूटेड है। रिंग का ये कार्बन एटम जिससे कि ब्रोमीन जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है, दिस इज योर अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये भी है मिथाइल कार्बन, दिस इज अ बीटा कार्बन। इससे नेक्स्ट रिंग का इस तरफ वाला कार्बन भी बीटा कार्बन है और इससे नेक्स्ट रिंग का इधर जो कार्बन एटम है वो भी बीटा कार्बन एटम है। तो इन ऑल देयर आर 3 बीटा कार्बन एटम्स। ईच बीटा कार्बन एटम हैज हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू इट। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ 1 हाइड्रोजन एटम होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब ये अल्फा कार्बन से हैलोजन निकले तो बीटा हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी भी कार्बन से एलिमिनेट हो सकता है। हम तीनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना देते हैं, अल्फा से हैलोजन और इस बीटा कार्बन एटम से जब हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म।
अल्फा से हैलोजन और इस बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो ये प्रोडक्ट बना, जबकि अल्फा से हैलोजन और इस बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। So now there are 3 different products possible. इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स को देखिए, इस पर ये भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एल्काइल, ये भी एल्काइल और ये भी एल्काइल, तो इन ऑल देयर आर 4 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर आए आप डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को देखें, इससे एक एल्काइल ग्रुप यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जबकि इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर 2 ही एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड मानेंगे। तो इस वजह से स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? इसकी। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दिस इज द सेडजेफ एल्कीन एंड दिस विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। हम अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। मिथाइल के 3 हाइड्रोजन, इस मिथाइल के 3 हाइड्रोजन, 3 and 3 6, 2 hydrogens on this carbon and 2 on this. In all there are 10 alpha hydrogen atoms. 10 alpha hydrogen atoms lead to hyperconjugation stabilization of the alkene. आप नेक्स्ट प्रोडक्ट में देख लीजिए, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ये है, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल कितने रह गए? 6 hydrogen atoms. So there is hyperconjugation stabilization due to only 6 alpha hydrogens. Whereas आप इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को देख लीजिए, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 3 हैं, 2 इस कार्बन के, 1 इस कार्बन का, तो hyperconjugation stabilization इसमें लीस्ट होगा। So this will be formed as the least product, whereas this will be formed in the major concentration. ये हो गया अपना सेकेंड एग्जाम्पल। अब अगर हमारी एल्कीन में ऐसा है, हमारे एल्काइल हैलाइड से बीटा एलिमिनेशन करके हमें 2 अलग अलग एल्कीन्स मिल सकती है, एक ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू सम ऑफ द अदर फैक्टर्स, तो उस केस में ऑलवेज द मोर स्टेबल एल्कीन विल बी फाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। अब सेडजेफ-हॉफमैन नहीं देखना, कैसे? इफ एल्कीन अदर देन सेडजेफ एल्कीन इज मोर स्टेबल देन दैट विल बी डेफिनेटली फाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। ये कब हो सकता है? अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, फिनाइल रिंग C6H5, CH2, CHX, CH, CH345। अब यहाँ अल्फा कार्बन एटम कौन सा है? ये, जिससे कि हमारा हैलोजन अटैच है। अल्फा के नेक्स्ट ये भी बीटा कार्बन एटम है और ये भी बीटा कार्बन एटम है, तो देयर आर टू बीटा कार्बन एटम्स ईच हैविंग हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट्स कितने पॉसिबल होंगे? 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। पहले हम प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हैलोजन के साथ अगर यहाँ इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गया और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी दिस, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर कितने सब्स्टिट्यूशंस हैं? एक एल्काइल ग्रुप इधर सब्स्टिट्यूटेड है और एक एल्काइल ग्रुप इधर, ये एक ही हाइड्रोजन रहेगा, एक एलिमिनेट हो चुका है। There is one alkyl substituent over here and one phenyl substituent over here. Number of substituents कितने हो गए? 2। जबकि आप इस प्रोडक्ट में देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स ये है, मिथाइल ग्रुप एंड दिस ग्रुप। टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए? 3। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा किस में है? सेकेंड प्रोडक्ट में। अब मेजर लेकिन कौन सा बनेगा? यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट में, इस एल्कीन में स्टेबलाइजेशन किसके कारण होगा? ओनली ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम्स। देयर इज स्टेबलाइजेशन ओनली ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। वेयरएज यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आते ही इट विल गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। एज अ रिजल्ट इस मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजेशन किस फैक्टर के कारण होगा? रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ये एल्कीन ऑल्दो लेस सब्स्टिट्यूटेड है बट
since it is resonance stabilized, it will be formed as the major product over here. We will not call it the Setzeff alkene. It's not the Setzeff alkene, but this is the major product since it is resonance stabilized. तो ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर। इसके अलावा एक और पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म का है, दैट इज E2 एलिमिनेशन शोज काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अब ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आइसोटोप की प्रेजेंस के कारण रिएक्शन काइनेटिक्स इन्फ्लुएंस होगा। रिएक्शन काइनेटिक्स मींस रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इन्फ्लुएंस्ड। कैसे? अपन एक एग्जांपल लेके समझेंगे। वी टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, CH3 CH2 CH2X एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, हैलाइड कह दे, X लिया हमने, कोई भी हैलाइड। यहाँ ये अल्फा कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच्ड है। दिस इज द बीटा कार्बन एटम, दिस इज ओनली वन बीटा कार्बन एटम, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब आप इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराते हैं या बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, व्हाट विल हैपन? अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर एल्कीन बनेगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन की कुछ रेट है, उस रेट को अपन रेट कांस्टेंट K1 से डिनोट कर देते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी गिवन बाय रेट कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज सपोज K1। अब हम क्या करते हैं? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ये, लेकिन यहाँ पे बीटा कार्बन पर हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन की जगह उसका दूसरा आइसोटोप ड्यूटेरियम सब्स्टिट्यूट कर दिया। Now if we are carrying out the reaction, from alpha carbon halogen will be eliminated and from beta carbon deuterium will be eliminated. आप रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हम सपोज कर लेते हैं, it is K2. When we find out the numerical value, it will be seen that always the rate of reaction for this first reaction K1 will always be greater than K2. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, जबकि इसमें कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। और इस बॉन्ड का क्लीवेज कहाँ होता है? रिएक्शन के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। वी हैव सीन इन द मैकेनिज्म। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये CH या ये CD बॉन्ड की क्लीवेज होगी। अब CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू द CD बॉन्ड, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटता है, जबकि CD बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा। दैट इज व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द सेकेंड रिएक्शन K2 विल बी लेस एज कंपेयर टू K1। दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अभी तक हमने जो भी E2 एलिमिनेशन के एग्जांपल्स देखे हैं, दे वर ऑफ मोनोहैलाइड। We next move on to the dehydrohalogenation of डाइहैलाइड। E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म हमें देखना है इन डाइहैलाइड किस तरीके से होता है। अब डाइहैलाइड यानी दो हैलोजन एटम, दो हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम पर भी हो सकते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड, या एडजेसेंट कार्बन एटम पर भी हो सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। पहले अपन एग्जांपल देखते हैं विसिनल डाइहैलाइड का। सपोज वी हैव अ विसिनल डाइहैलाइड लाइक दिस RCHX CH2X। इस विसिनल डाइहैलाइड का भी जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन HX एलिमिनेट होंगे। एज अ रिजल्ट अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सो वी गॉट RCH डबल बॉन्ड CHX एज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अभी भी एक हैलोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन एटम ये है और इसके एडजेसेंट इस कार्बन पे हाइड्रोजन है। तो इफ यू फर्दर हीट इट विद अल्कोहलिक KOH, पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं एज HX एंड वी कैन गेट RC ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि ये रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ ही कराते हैं तो ये स्टेप होता है, बट द रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली, इट इज वेरी स्लो स्टेप। रीजन क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड दिस हैलोजन एज लोन पेयर। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस की वजह से ये CH बॉन्ड क्या करेगा? इट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट बिकम्स शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक। इसलिए ये जो सेकेंड स्टेप है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराने पर बहुत स्लो होगा। अगर हम
हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन स्टेप फास्ट हो और हमें एल्काइन जल्दी मिले, तो वी कैन ऑल्टरनेटिवली यूज अ स्ट्रॉन्गर बेस, एल्कोहलिक क्यूएट से स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्गर बेस अपन ने कौन सा पढ़ा था अभी? NaNH2 इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। तो अगर आप इसको NaNH2 लेके उसके साथ हीट करेंगे, वन इक्विवेलेंट, द रिएक्शन विल अकर फास्ट एंड यू विल गेट द एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH। आप चाहे तो फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक क्यूएच और फिर वन इक्विवेलेंट NaNH2 ले सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली टेक द स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 इटसेल्फ। इन दैट केस डाइहैलाइड लिया, डाइहैलाइड को टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2 डायरेक्टली इनके साथ हीट करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली गेट द एल्काइन ओवर हियर। ये हो गया अपना विसिनल डाइहैलाइड। बट द डाइहैलाइड कैन बी जेमिनल डाइहैलाइड ऑल्सो। तो जेमिनल डाइहैलाइड में RCH2CHX2 both the halogens are on the same carbon atom। अगेन वही आप अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्ट कराएंगे तो अल्फा कार्बन से बीटा से H एलिमिनेट होके यू विल गेट RCH डबल बॉन्ड CHX। अब यहाँ पर अगेन आप इसको X को, जो अभी अल्फा कार्बन पे वो और एडजेसेंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक और HX एलिमिनेट कर सकते हैं, बट नाउ अगेन यू हैव टू यूज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। तो NaNH2 ले सकते हैं वन इक्विवेलेंट, X और H एलिमिनेट हो जाएंगे एज HX, यू विल गेट द एल्काइन। इधर भी वही, अगर हम डाइहैलाइड जेमिनल ले रहे हैं, डायरेक्टली आप टू इक्विवेलेंट NaNH2 के साथ इसको रिएक्ट करा दें, तो इमीडिएटली आपको दोनों हैलोजन और दोनों बीटा कार्बन से दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर एल्काइन एज द प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हम चाहे विसिनल डाइहैलाइड लें चाहे जेमिनल डाइहैलाइड, अगर आप इन्हें टू इक्विवेलेंट NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, sp हाइब्रिड कार्बन एटम है, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो दिस CH बॉन्ड इज क्वाइट वीक एंड द H कैन बी वेरी इजीली रिमूव्ड एज एसिडिक H+, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह रिमूव हो सकता है। तो यदि हम और वन इक्विवेलेंट बेस ले लें, तो एसिड बेस रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट। H पॉजिटिव हटेगा और उसकी जगह Na पॉजिटिव आ जाएगा, सॉल्ट बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ हमें क्या मिल गया? ये जो एनायनिक एंड है, नेगेटिवली चार्ज एंड है, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल हम यूज कर सकते हैं टू कैरी आउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन किससे करा सकते हैं? एल्काइल हैलाइड ही ले ले, R'(X) X negative can be easily replaced by this nucleophile RC triple bond C negative। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? RC triple bond C R'। यहाँ पर क्या हो गया? ये चेन कार्बन एटम्स की इलोंगेट हो गई। तो दिस रिएक्शन, ये जो सेकेंड और थर्ड, ये दो स्टेप्स हैं, these steps are generally used to increase the length of carbon chain in any particular substrate। स्टेपिंग अप सीरीज या इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ये रिएक्शंस हम काम में लेते हैं। ये हो गया अपना डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। अब नेक्स्ट डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के बाद वी मूव ऑन टू डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। डीहैलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ ओनली हैलोजन। ये किस में से होगा? डाइहैलाइड्स में से या ट्राइहैलाइड्स में से, ठीक है, मोनोहैलाइड्स में से हो नहीं सकता। डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स अपन बात करेंगे। रिमूवल ऑफ हैलोजन के लिए जो रिएजेंट्स यूज करे जाते हैं, दे आर द डीहैलोजिनेटिंग एजेंट्स। डीहैलोजिनेटिंग एजेंट्स विच वी कॉमनली यूज कैन बी आइदर जिंक और एसिटिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं डाइहैलाइड को, या फिर NaI और एसीटोन, इनकी प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं। इन दोनों ही रिएजेंट्स को यूज करने पर मैकेनिज्म फॉलोड विल बी E2 मैकेनिज्म। ऑल्टरनेटिवली इसके अलावा मेटल्स को भी यूज किया जा सकता है डीहैलोजिनेटिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है, अब अपन कुछ रिएक्शन देखते हैं। डाइहैलाइड की बात करें तो अगेन पहले अपन बात करेंगे विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड मींस हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दो हैलोजन अटैच्ड हैं। हम इसको अगर NaI और एसीटोन के साथ हीट करें या जिंक और एसिटिक एसिड के सोल्यूशन के साथ हीट करें, व्हाट विल हैपन?
the halogen atoms will be removed from the two adjacent carbon atoms, and as a result we will get CH2 double bond CH2. So dehalogenation, removal of halogen X2 has taken place, leading to the formation of alkene. इसके अलावा हम टेट्राहेलाइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, CHX2 CHX2. इसको भी आप NaI और एसीटोन के साथ हीट करें या फिर जिंक ऑब्लिक एसिटिक एसिड के साथ, आइदर ऑफ द डीहैलोजनेटिंग एजेंट. दो हैलोजन एलिमिनेट हुए, एक पाई बॉन्ड आया. ये दो हैलोजन एलिमिनेट हुए, एक और पाई बॉन्ड आ गया. तो जब चारों हैलोजन एलिमिनेट होंगे एज H2, यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ये क्या बन गया? एल्काइन. दिस इज द एल्काइन फॉर्म. ये तो अपने एग्जांपल्स हो गए. विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल हैलाइड कह सकते हैं, पॉलीहैलाइड भी अपन ने एग्जांपल लिया है. सपोज वी हैव जेमिनल हैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड यानी सेम कार्बन एटम पर दोनों हैलोजन एलिमिनेट लगे हुए हैं. अब इनको अगर आप डीहैलोजनेट कराने की कोशिश करें तो क्या होगा? सेम कार्बन एटम से दोनों हैलोजन हटके ये कोई स्टेबल स्पीशीज हमें मिल ही नहीं सकती है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस जेमिनल डाइहैलाइड को मेटल्स के साथ हीट करते हैं. मेटल सच एज सिल्वर ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं. मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हैलोजन. एट ए टाइम मेटल के साथ दो डाइहैलाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे. X2 एलिमिनेट होगा तो दोनों कार्बन एटम्स की एक एक वैलेंसी पे इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा. ये X2 भी एलिमिनेट होगा, एज अ रिजल्ट अगेन दोनों कार्बन एटम्स के बीच एक और बॉन्ड आ जाएगा. तो दो डाइहैलाइड मॉलिक्यूल्स में से हैलोजन एलिमिनेट होकर एल्काइल रेसिड्यू RCH डबल बॉन्ड CHR, दे हैव जॉइंड विद ईच अदर. ये क्या बन गया? दिस इज द एल्कीन फॉर्म. अगर आपने दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दो हैलोजन्स को एलिमिनेट किया है तो एल्कीन बना. अगर हमारे पास ट्राइहैलाइड है तो एक RCH3 ट्राइहैलाइड मॉलिक्यूल, दूसरा RCH3 ट्राइहैलाइड मॉलिक्यूल. X2 एलिमिनेट हुआ, H2 और X2, ये तीनों हाइड्रोजन एलिमिनेट होते हैं. इस कार्बन की भी 3 वैलेंसीज फ्री है, इसकी भी 3. तो दोनों आपस में जुड़कर हमें क्या मिल जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CR. दिस विल बी द एल्काइन फॉर्म. So these are few typical examples of dehalogenation. Let us now discuss some questions. अभी तक जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा है, कंसेप्ट जो पढ़े हैं, उनकी एप्लीकेशन देखने के लिए अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. The first question is find the products in the following reactions. आप देख रहे हैं कुछ reactants दे रखे हैं, conditions दे रखी हैं. We have to write the products in each case. The first case we move on to. This is the alpha carbon atom. This is the beta carbon atom. Reaction किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? Alcoholic KOH. Obviously the reaction will be beta elimination. यहाँ बीटा एलिमिनेशन करवाने पर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी दिस. एक ही बीटा कार्बन एटम है जिसपे हाइड्रोजन है, तो एक ही एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में बन सकती है. यहाँ we move on to the next example. This compound. Here we have this as the alpha carbon. ये भी एक बीटा कार्बन है और ये भी एक बीटा कार्बन है. जब इसका रिएक्शन हमने अल्कोहलिक KOH से कराया है, हैलाइड है, तो ऑब्वियसली इट विल अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन. अल्फा कार्बन से हैलोजन एलिमिनेट होगा. इन दोनों में से किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है. सपोज हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड. इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ से अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी दिस. टू डिफरेंट एल्कीन्स कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ओवर हियर. दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं. या मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर 1, 2 और 3 सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट है. तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. दिस एग्जैक्ट एल्कीन, इट विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट. We next move on to the third example. We have been given this alkyl halide. Again, in the presence of alcoholic KOH, E2 elimination will take place. अल्फा कार्बन हमारा ये है, बीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है. ठीक है.
अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। इन दोनों में से किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होने पर प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो इसलिए वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, दिस विल बी वन प्रोडक्ट। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस रिंग के पार्ट कार्बन से, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो, तो द अदर पॉसिबिलिटी विल बी दिस, यहां पर। तो हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल ओवर हियर, 3 बीटा कार्बन एटम्स हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी से भी एलिमिनेट हो प्रोडक्ट यही बनेगा। इससे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होने पर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल, 2 डिफरेंट एल्कीन्स आर पॉसिबल। अब इन दोनों एल्कीन्स में से दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, hence it is the more stable one, and so it will be formed as the major product. We next move on to this डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड एक तरह से हम कह सकते हैं, पर ये किस पे जुड़े हुए हैं दोनों हाइड्रोजन आइटम्स, क्लोज रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग से। जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो E2 एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा से H, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से H, as a result the product formed will be a diene like this। ये तो हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर इसी विसिनल डाइहैलाइड का हमने रिएक्शन कराया विद NaI एंड एसीटोन, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन क्या किस रूप में काम में आते हैं, दे आर यूज्ड एज डीहैलोजनेटिंग एजेंट, तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स ही रिमूव होंगे, एज अ रिजल्ट यू विल गेट दिस एज द प्रोडक्ट। तो ये कुछ अपन प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, what is the order of the rate of dehydrohalogenation by alcoholic KOH in the following sets of compounds? अब कुछ सेट्स ऑफ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किस कंपाउंड में फास्टर होगा, किस में कम होगा, ये हमें बताना है। We'll start off with the first one, एल्काइल हैलाइड, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड, ठीक है, CH3 CH2 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 Cl, एन ब्यूटेन, जबकि यहाँ पर the halogen is attached to a सेकेंडरी कार्बन एटम। अगर आप इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो पाई बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, जबकि इस पे हाइड्रोजन हट के यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटा तो एल्कीन का बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ। इन दोनों में से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा है, ये। एज अ रिजल्ट मोर स्टेबल ये रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा तो इस कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, फास्टर। व्हाई दिस कंपाउंड रिएक्ट्स एट अ फास्टर रेट, बिकॉज द प्रोडक्ट एल्कीन इज मोर स्टेबल हियर, ठीक है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। Cl हटा, 2 बीटा कार्बन एटम्स है, किसी से भी एक H हट सकता है। अब पाई बॉन्ड विल अपीयर हियर, कोई एरोमेटिक सिस्टम नहीं बन रहा है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा, दैट्स इट। इफ यू हैव दिस कंपाउंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन ऑलरेडी, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स आ गए और उनमें रेजोनेंस होगा। फर्दर अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे, यहाँ पर अल्फा कार्बन से Cl और बीटा कार्बन से H, ये एलिमिनेट होंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग। सिंस द प्रोडक्ट विल बी मोस्ट स्टेबल ओवर हियर, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। इसमें 2 पाई बॉन्ड की रेजोनेंस आएगी प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इस बेंजीन रिंग से कंपैरेटिवली यहाँ पे कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी कम। यहाँ सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड आएगा, तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम। तो हम कह सकते हैं दिस विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मोस्ट स्टेबल। अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ ये अल्फा कार्बन है। आप इनमें से किसी भी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएं, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2। यहाँ पर भी वही
ये बीटा कार्बन आ गया आपका। प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। So the product of dehydrohalogenation of both these compounds will be the same। एल्कीन तो सेम ही बनी, तो अब कौन सा कंपाउंड फास्टर रिएक्ट करेगा? आप देख रहे हैं यहाँ ये क्लोरीन अटैच है इस अल्फा कार्बन पे, इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, केवल एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ क्या है? कम है। यहाँ पर इस अल्फा कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? ज्यादा है। जब आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं तो द sp3 हाइब्रिड कार्बन चेंजेस टू sp2 हाइब्रिड, तो क्या होता है? फिर स्टेरिक हिंड्रेंस का रिलीज हो रहा है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की रिलीज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। As a result, this compound will react more readily. It will give beta elimination faster as compared to that compound. We next move on to these two sets of compounds. यहाँ पर chlorine is attached to this particular carbon atom, which is the secondary carbon atom. यहाँ chlorine इससे attached है tertiary carbon से। आप elimination कराएंगे तो या तो pi bond इस compound में यहाँ आएगा, इधर भी pi bond यहाँ आएगा। दोनों में से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है? इससे बनेगी। तो एज अ रिजल्ट, सिंस अ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, सो द रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन विल बी फास्टर इन दैट। यहां तक हो गया। लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। वी टेक दिस CH3 CH2 CHCl CH3, जबकि यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 Cl। अब इन दोनों में से फास्टर रिएक्शन किसका होगा? CCl बॉन्ड हियर इज अ सिंपल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी इज लेस, कैन बी क्लीव्ड रेडिली। जबकि यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और हैलोजन पे क्या है? लोन पेयर। तो ड्यू टू दैट कॉन्जुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस विल बी देयर। रेजोनेंस के कारण ये CCl बॉन्ड विल एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकम शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, डिफिकल्ट टू ब्रेक। This is easy to break, this is difficult to break. As a result, rate of reaction किसमें ज्यादा होगी? इस particular compound में। तो ये हमारे सारे examples हो गए। This completes the basic mechanism of elimination, E2 elimination। अभी तक जो हमने E2 mechanism देखा उसमें हमने कहा कि यदि हमारे एल्काइल हैलाइड के पास 2 different बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो as a result 2 different alkenes can be formed on dehydrohalogenation. Out of these 2 different alkenes, the Sedgwick alkene is generally the major product, whereas the Hofmann alkene is the minor product. लेकिन ये हमेशा true नहीं होता। There are cases where the Sedgwick product is formed in minor quantity, whereas Hofmann product is the major product. तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट कब मेजर होता है? अब हम उसके टिपिकल एग्जांपल्स देखेंगे। सो वी स्टार्ट ऑफ विद रिएक्शंस इन विच हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये कब होगा? अब हम ये समझेंगे। हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर, पहला कंडीशन तो तब होता है जब हमारा लीविंग ग्रुप बहुत पुअर होता है, और दूसरा तब जब हमारा बेस बहुत बल्की होता है। वी कंसिडर द फर्स्ट केस व्हेन द लीविंग ग्रुप इज पुअर। पुअर लिविंग ग्रुप यानी जो ग्रुप आसानी से नहीं हटते। सबसे पुअर लिविंग ग्रुप अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं। वी हैव क्लोरीन एटम। हैलोजेंस में हम कहते हैं कि आयोडीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम होती जाती है, फ्लोरीन की सबसे कम होती है। आयोडीन से फ्लोरीन, फ्लोरीन की सबसे कम रहती है। उसके अलावा NR3 पॉजिटिव आयन, इसकी भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी पुअर होती है। उसके अलावा OCOR, जब हमारा फ्लोराइड या टर्शियरी अमोनियम ग्रुप होता है लिविंग ग्रुप, तो मैकेनिज्म फॉलो होता है E2। अब इस केस में क्या होता है हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। फ्लोरीन हमारा लिविंग ग्रुप है। वी टेक दिस एग्जांपल CH3 CH2 CHF CH3, ठीक है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि फ्लोरीन इज अटैच्ड हियर टू द अल्फा कार्बन एटम। अब हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एटम 2 अलग अलग पॉसिबल है, या तो इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच्ड है या इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो एल्कीन्स 2 पॉसिबल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है। मेजर प्रोडक्ट क्या?
हमारा फ्लोरीन यहाँ लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, तो क्या होता है जब हमारा बेस अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन को, तो बीटा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का क्लीवेज स्टार्ट स्लाइटली अर्लियर एज कंपेयर टू द क्लीवेज ऑफ द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। तो CH बॉन्ड का क्लीवेज पहले शुरू होगा, H इज रिमूव्ड एज H पॉजिटिव, तो बीटा कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यानी एनायन इज फॉर्म। एनायन अगर बन रहा है तो जहां ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा उसी के बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब अपन देख लेते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल से। अगर ये बीटा हाइड्रोजन टूटना शुरू होता है बॉन्ड इसका पहले, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, इस बीटा कार्बन पे। दिस इज अ सेकेंडरी एनायन। वेयर अगर ये टर्मिनल कार्बन का बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो नेगेटिव चार्ज अराइजेस ऑन द टर्मिनल कार्बन विच इज द प्राइमरी कार्बन। एनायंस में आउट ऑफ सेकेंडरी एनायन एंड प्राइमरी एनायन मोर स्टेबल इज द प्राइमरी एनायन। तो इसलिए यहाँ पे इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज ज्यादा रेडिली होगी। एज अ रिजल्ट द डबल बॉन्ड विल अराइज एट द टर्मिनल एंड। This is the less substituted alkene, Hofmann alkene, but here it will be formed as the major product. While अगर ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो this will be the alkene form. This is the more substituted alkene, Sedzef alkene, but here it is formed as the minor product. तो ये हुआ किस लिए, क्योंकि लीविंग ग्रुप यदि अच्छा नहीं होता है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज स्लाइटली अर्लियर स्टार्ट होती है। एज अ रिजल्ट जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन हट रहा है दैट विल बियर नेगेटिव चार्ज एनायनिक कैरेक्टर, और जहां ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा फिर रिएक्शन उसी एंड से ज्यादा फास्टर प्रोसीड करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। लीविंग ग्रुप एबिलिटी से अपन सम अप एक जनरलाइज कर सकते हैं कि आयोडीन क्योंकि एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो हमेशा रिएक्शंस में 80% Sedzef alkene will be formed on dehydrohalogenation of iodides, whereas only 20% of the Hofmann alkene will be formed. आप ब्रोमाइड पे आते हैं, थोड़ा सा लीविंग ग्रुप एबिलिटी कम होता है, तो यहाँ पर Sedzef प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 70%, whereas Hofmann प्रोडक्ट 30% बनता है। हम क्लोरीन तक आते हैं, स्टिल अ पुअरर लीविंग ग्रुप, तो हमारा Sedzef प्रोडक्ट 65% रह जाता है, जबकि 35% Hofmann प्रोडक्ट। अभी भी मेजर क्या है, Sedzef, लेकिन फ्लोरीन इज द पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप। एज अ रिजल्ट यहाँ पर Sedzef प्रोडक्ट 40%, जबकि Hofmann प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 60%। तो मेजर क्या हो गया, Hofmann प्रोडक्ट। ये तो अपन ने बात तब की जब हमारा लीविंग ग्रुप पुअर होता है। We next move on to the second point. It says the base is bulky. If the base is bulky, तब भी Hofmann प्रोडक्ट मेजर बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल बल्कि बेस का अपन ले लेते हैं टर्शी ब्यूटॉक्साइड आयन। टर्शी ब्यूटॉक्साइड आयन इस नेगेटिवली चार्ज आयन के अराउंड ये टर्शी एल्काइल ग्रुप काफी बल्कि ग्रुप है, तो इसको स्टेरिकली O नेगेटिव को सराउंड किए हुए। एज अ रिजल्ट ये जो आयन है ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्शी ब्यूटॉक्साइड आयन, इट विल अटैक दैट बीटा हाइड्रोजन विच इज स्टेरिकली लेस हिंडर्ड। ये खुद बल्कि है तो ये वहां जाना चाहेगा जहां इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम ऑफर हो। हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अगेन वी टेक दिस हैलाइड CH3 CH2 CHBr CH3, हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, तो दिस इज द अल्फा कार्बन एटम। ये भी बीटा कार्बन एटम है, ये भी बीटा कार्बन एटम है। इसके पास भी H है, इसके पास भी H है। The base will come and attack one of the two beta hydrogen atoms, either this or this. Since the base is very bulky, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के अराउंड एल्काइल ग्रुप दो एंड्स पे है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस रिलेटिवली ज्यादा है, जबकि इस हाइड्रोजन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस और भी क्या है, कम है। तो अब ये एल्कोक्साइड आयन, टर्शी ब्यूटॉक्साइड आयन कहाँ अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, उस बीटा हाइड्रोजन को ये बेटर एक्सट्रैक्ट करेगा।
As a result, this hydrogen and this halogen will be removed and this alkene will be formed. जबकि यहाँ steric hindrance ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन हटके ये एल्कीन बनेगी. This will be formed in the minor quantity. This will be formed as the major product. और है क्या? ये less substituted alkene है. This is the Hofmann product, whereas this is the more substituted alkene, Setzer product. तो यहाँ क्योंकि हमारा बेस बहुत बल्कि है, टर्शियरी एल्कोक्साइड आयन स्पेसिफिकली होते हैं काफी बल्कि, तो उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर, whereas the Setzer product is the minor. हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी सीरीज में. साइक्लोहेक्सेन रिंग, इट हैज अटैच्ड 1 क्लोरीन और जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उसी से एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है. अल्फा कार्बन ये हो गया रिंग का कार्बन जिससे कि हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है. बीटा कार्बन यहाँ भी है और यहाँ भी है. जब आप इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, अब यहाँ पे हैलोजन क्या है? Cl, लिविंग ग्रुप आसानी से निकल सकता है रिलेटिवली. तो इस केस में द Setzer प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट, more substituted alkene. Why? Because this will be the more stable, because it has greater number of beta hydrogen, तो hyperconjugation से ये stabilized रहेगा. लेकिन यदि हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, अटैकिंग बेस कहना चाहिए, if the base is tertiary butoxide ion, तो ये बेस बहुत बल्कि होने की वजह से ये रिंग के कार्बन पर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना इसके लिए मुश्किल होगा, जबकि इस मिथाइल ग्रुप से यहाँ टर्मिनल हाइड्रोजन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, तो दिस बेस कैन रेडिली एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम दिस. एज अ रिजल्ट दिस विल बी द एल्कीन फॉर्म. ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, हॉफमैन एल्कीन है, लेकिन अगर बेस बल्की है तो दिस विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट एंड नॉट द Setzer एल्कीन. तो ये अपन ने कंडीशन के हिसाब से पॉसिबिलिटी देखी. अब इन दोनों केसेस को हम अब एक टिपिकल एग्जांपल लेके सम अप कर सकते हैं. हमने कहा कि जब हमारा लिविंग ग्रुप पुअर है तो मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन एल्कीन. हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है. कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे कि पुअर लिविंग ग्रुप है बट स्टिल Setzer एल्कीन इज मेजर. वो क्यों? क्योंकि जब भी पुअर लिविंग ग्रुप अटैच है तो हमें उसमें पॉसिबल एनायनिक एंड्स कौन कौन से बन रहे हैं वो देखने हैं, और एनायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा ये डिसाइड करना है. हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे. दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल. वी हैव अ फिनाइल रिंग C6H5 CH2 CHF CH3. अब ये फ्लोरीन है तो ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है. ये अटैच्ड है ये अल्फा कार्बन से. इसके अराउंड यहाँ भी बीटा कार्बन है और यहाँ भी बीटा कार्बन है, 2 डिफरेंट बीटा कार्बन हैं. अब हम कंडीशंस दोनों देखेंगे. कंडीशंस हम देख लेते हैं पहले अल्कोहलिक KOH के साथ. अल्कोहलिक KOH के साथ पुअर लिविंग ग्रुप है. जनरली हमने यहाँ पे तो क्या कहा कि पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो हॉफमैन मेजर, लेकिन यहाँ अब ड्रॉ करने की बात यह है कि अगर यहाँ से CH बॉन्ड टूटता है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? इस कार्बन पे. Whereas अगर ये CH बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे. ये प्राइमरी एनायन है, ये सेकेंडरी एनायन है, लेकिन ये जो एनायन है pH रिंग से कनेक्टेड होने की वजह से रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है. As a result, because the stability of anion is greater over here, इसलिए इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और फ्लोरीन निकलेगा. एज अ रिजल्ट ये एल्कीन बनेगी. दिस इज द Setzer एल्कीन ओवर हियर. तो लिविंग ग्रुप पुअर है लेकिन फिर भी मेजर क्या बनी? Setzer एल्कीन. क्यों? क्योंकि एनायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एसेंट पे बन रहा था. इसके अलावा इसी एल्कीन एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन से करा सकते हैं. हमने क्या किया? ये बल्कि बेस ले लिया. अब बल्कि बेस है बहुत ज्यादा तो ये टर्मिनल कार्बन से रेडिली अटैक करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है. एज अ रिजल्ट दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म. ये टर्मिनल एल्कीन विल बी देयर एट द टर्मिनल एंड CH डबल बॉन्ड CH2. ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, हॉफमैन एल्कीन है,
लेकिन यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अटैकिंग बेस बल्की है, तो वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले बीटा हाइड्रोजन को ही एक्सट्रैक्ट करेगा। E2 एलिमिनेशन का एक और प्रोमिनेंट एग्जांपल अब हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज योर हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जिसमें क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एग्जांपल, नाइट्रोजन एटम 3 मिथाइल ग्रुप और एक ये ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है इस पे, ठीक है। ब्यूटाइल ग्रुप के सेकेंड कार्बन पे अटैच है हमारा नाइट्रोजन एटम, यानी ये क्या हो गया? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का जब हम AgOH के साथ या बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसे हीट करेंगे, तो लीविंग ग्रुप हटेगा। लीविंग ग्रुप यहाँ पे क्या है? NCH3 होल्ड। दिस इज द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप ये किस तरह का है? अभी अभी हमने देखा था कि दिस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। पुअर लीविंग ग्रुप होने की वजह से मैकेनिज्म में जब हमारा बेस अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन एटम को, तो बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज थोड़ा सा अर्लियर स्टार्ट होगी एज कंपेयर टू द क्लीवेज ऑफ द CN बॉन्ड। एज अ रिजल्ट बीटा कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इट विल डेवलप एनायनिक कैरेक्टर। तो ये एनायनिक कैरेक्टर आने की वजह से जहां ज्यादा स्टेबल एनायन बन सकता है उधर रिएक्शन फास्टर होगा। तो हम देखेंगे कि अगर इस बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज पहले स्टार्ट होती है, तो दिस कार्बन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये किस तरह का एनायन होगा? सेकेंडरी एनायन। जबकि अगर इस टर्मिनल कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये पहले टूटना शुरू हुआ, तो नेगेटिव चार्ज इस टर्मिनल कार्बन पर आएगा, विच इज द प्राइमरी एनायन। प्राइमरी एनायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी एनायन। एज अ रिजल्ट इस CH बॉन्ड की क्लीवेज स्लाइटली अर्लियर ज्यादा पॉसिबल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर कहाँ होगी? इस एंड से। एज अ रिजल्ट this terminal alkyne will be formed as the major product, whereas this alkene will be formed as the minor product. So terminal alkene major, ये minor. This is the more substituted alkene, Sedgwick alkene, whereas this is the less substituted alkene, Hofmann alkene. Hofmann major product है और Sedgwick यहाँ minor product है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं ये। Again it is a quaternary ammonium salt. Nitrogen atom is connected to 4 alkyl groups. चारों अलग अलग है, एक मिथाइल है, इथाइल है, N प्रोपाइल है और आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम आयन। इस कंपाउंड को जब आप बेस के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा? अल्फा कार्बन से अटैच नाइट्रोजन एलिमिनेट होगा, लिविंग ग्रुप वो है नाइट्रोजन विद ऑल द रिमेनिंग एल्काइल ग्रुप्स, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। अब हमारे पास अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। यहाँ पर कोई बीटा कार्बन नहीं है, इसका मतलब मिथाइल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड की क्लीवेज कभी नहीं हो सकती। अगर आप इथाइल ग्रुप के कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो बीटा कार्बन क्या है? ये वाला। इस बीटा हाइड्रोजन से इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन या क्लीवेज थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होगा एज कंपेयर टू क्लीवेज ऑफ CN बॉन्ड। एज अ रिजल्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? टर्मिनल कार्बन पे। किस तरह का है? प्राइमरी कार्बन। तो एनायनिक कैरेक्टर कैसा होगा? प्राइमरी एनायनिक कैरेक्टर। सपोज जब इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, दिस इज द अल्फा कार्बन, तो बीटा कार्बन कौन सा होगा? दिस वन। ये किस तरह का कार्बन है? सेकेंडरी। और हम जानते हैं कि पहले बेस की प्रेजेंस में बीटा CH बॉन्ड का क्लीवेज थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? सेकेंडरी कार्बन पे। एनायनिक कैरेक्टर कैसा होगा? 2 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर। वेयर अगर अल्फा आइसोब्यूटाइल ग्रुप वाला कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड की क्लीवेज हो, तो बीटा कार्बन कौन सा है? दिस वन। ये किस तरह का बीटा कार्बन है? एक टर्शी कार्बन। तो जब यहां से बीटा H के बॉन्ड की क्लीवेज थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होगी, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? एक टर्शी कार्बन पे। एज अ रिजल्ट टर्शी एनायनिक कैरेक्टर। अब कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है?
सबसे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी एनायन होता है, तो मोस्ट रेडिली क्लीवेज इस अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटेगा और बीटा से नाइट्रोजन एज हाइड्रोजन, एज अ रिजल्ट यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। तो यहाँ सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में। यहाँ पे सेकेंडरी एनायनिक कैरेक्टर है, रिलेटिव स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। एज अ रिजल्ट एल्कीन कौन सी बन जाएगी? ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। दिस विल बी द प्रोडक्ट एल्कीन, इट विल बी इन स्मॉलर क्वांटिटीज। वेयरएज अगर इस अल्फा कार्बन से हम कहते हैं लिविंग ग्रुप हटेगा, तो बीटा कार्बन ये है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, एल्कीन क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 होल ट्वाइस। दिस विल बी द एल्कीन फॉर्म। तो सबसे ज्यादा मेजर एल्कीन ये बनेगी, दिस विल बी इन लेसर क्वांटिटी एंड दिस विल बी इन द लीस्ट क्वांटिटी। With this example, we complete the theory of elimination reaction.